हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन शॉट। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मैकेनिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लामी थ्योरम। लामी थ्योरम हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन लामी थ्योरम को पढ़ने से पहले उसके कुछ अदर्स टर्म्स हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें लामी थ्योरम बहुत ही अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो जो अदर्स टर्म्स हैं उनको हम अगर पढ़ेंगे तो उनमें से एक वर्ड यूज होता है, वो वर्ड है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको लिखना पड़ेगा, लिखना नहीं है, आपको उसके नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शंस क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन दो चीज़ों में डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट की जो फोर्स होएगा, जो उस पर जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन ना चेंज हो, फोर्स की डायरेक्शन चेंज ना हो। और नंबर फर्स्ट, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। अगर ये दो चीज़ें हैं, मान लीजिए कोई एक ऐसा फोर्स है जो कि 5 न्यूटन का फोर्स है और उसकी डायरेक्शन ये है, या फिर कोई ऐसा फोर्स ले लें जो है 10 न्यूटन का फोर्स है और उसकी डायरेक्शन ये है। अगर ऐसा है तो इस फोर्स को इसकी डायरेक्शन के आगे या पीछे मूव किया जा सकता है, बशर्ते कंडीशन ये है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ना चेंज हो। ये 5 न्यूटन का अगर फोर्स है तो अगर इसको हम आगे मूव कराएंगे तो ये फोर्स 5 न्यूटन का ही रहे और इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना होगा, तो इसकी डायरेक्शन या अपनी डायरेक्शन के आगे या पीछे मूव कर सकती है। और जिस डायरेक्शन के आगे पीछे मूव करेगी उस लाइन को हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, यानी इसको हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। जैसे ये वाला फोर्स है, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये अपनी डायरेक्शंस के आगे या पीछे मूव कर सकती है, बस इसका डायरेक्शन चेंज ना होना चाहिए और डायरेक्शन के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड। ये अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स है, अगर ये इसको हम आगे बढ़ा करके यहाँ पर ले जाना चाहें तो ये 10 न्यूटन का फोर्स ही रहेगा और इसकी डायरेक्शन ना चेंज हो और इसका मैग्नीट्यूड ना चेंज हो। तो जिस लाइन के आगे पीछे उसको करते हैं उस लाइन को हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, ठीक है। और अगर हम आगे फोर्सेस के बारे में कुछ बात करेंगे, जैसे जो टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, तो फोर्सेस में नंबर फर्स्ट में जो फोर्स आता है वो फोर्स आता है कोप्लेनर फोर्स, ठीक है। कोप्लेनर फोर्स यानी कि कोप्लेनर फोर्स यानी ऐसा फोर्स किसी भी प्लेन पर, किसी एक प्लेन पर, मान लीजिए कोई 3D डायग्राम बना है, ठीक है। मान लीजिए कोई डायग्राम है, इस पर इसके अलग अलग इसके प्लेन हैं, तो किसी भी प्लेन पर, एक ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, किसी भी प्लेन पर अप्लाइड सारे फोर्सेस, डजेंट मैटर उसका डायरेक्शन क्या है, उसका क्या क्या है, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, लेकिन जितने सारे फोर्सेस हैं अप्लाइड किए गए हैं, अप्लाइड सारे फोर्सेस क्या कहलाएंगे? हमारे कहलाएंगे कोप्लेनर फोर्सेस, यानी कि एक तल पे, एक ही तल पर, एक ही तल पर अप्लाइड फोर्सेस, एक ही तल पर अप्लाइड फोर्स क्या कहलाते हैं? कोप्लेनर फोर्स कहलाते हैं, ठीक है। एक ही तल पर अप्लाइड फोर्स कोप्लेनर फोर्स कहलाते हैं। कोप्लेनर फोर्स के बाद हम बात करेंगे वो होता है कोलिनियर फोर्सेस, ठीक है।
कोलिनियर फोर्सेस क्या होते हैं कि मान लीजिए कोई ये बॉडी है, इस बॉडी पर कोई कई फोर्सेस काम कर रहे हैं, ठीक है। एक ये F1 फोर्स है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है। एक ये कोई F2 फोर्स है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है। कोई ये F3 फोर्स है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है। तो कोलिनियर फोर्स यानी कि इसको बोलते हैं संरेखी बल। कोप्लेनर फोर्सेस इसको बोलते हैं समतलीय बल। ठीक है, इसको बोलते हैं समतलीय बल, इसको बोलते हैं संरेखीय बल। तो ये फोर्सेस क्या होते हैं कोलिनियर फोर्सेस, यानी ऐसे फोर्सेस जिन पर अप्लाइड फोर्स, यानी कि ये जो फोर्स अप्लाइड किए गए हैं इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही हो। ऐसे फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि ऐसे फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन LOA लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, एक ही हो, ऐसे फोर्स क्या कहलाएंगे, ऐसे फोर्स कोलिनियर फोर्सेस कहलाते हैं। यानी कि जो फोर्स है इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, अगर इनको देखा जाए तो ये अपने लाइन ऑफ एक्शन के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, और नंबर 3 पर जो हम बात करेंगे, जो तीसरा फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं कंकरेंट फोर्स। कंकरेंट फोर्स क्या होते हैं कि ऐसे फोर्स, इनको हम बोलते हैं संगामी बल। ठीक है, संगामी बल यानी ऐसे फोर्स, कंकरेंट फोर्सेस को आप संगामी बल कहते हैं, यानी ऐसे बल। ठीक है, मान लीजिए, अब इसको हम दर्शाते हैं, मान लीजिए कोई ये बॉडी है, ठीक, इस बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक कोई ये फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक, एक कोई ये फोर्स अप्लाई कर दिया, और ये जो फोर्स हैं इनके लाइन ऑफ एक्शन तो अलग अलग है। ये जैसे इसका है, ये लाइन ऑफ एक्शन इसका ये होगा, ये जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे कहीं पर आएगा। ठीक, और मान लीजिए कोई तीसरा फोर्स है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन आएगा वो ऐसे करके आएगा। यानी कि जो मेन कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों फोर्स हैं इनका लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट से होकर जाता हो, इसको हम संगामी बल कहते हैं। यानी ऐसे बल जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, एक ही पॉइंट, एक ही बिंदु से होकर जाता हो, यानी ऐसे बल, ठीक है, जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से होकर जाता हो, इसको हम क्या कहते हैं, कंकरेंट फोर्स यानी कि संगामी बल कहते हैं। यानी कि ये कोई F1 है, ये F2 है, ये F3 फोर्स है, और ये क्या है, ये तीनों क्या है, एक ही लाइन से, इनका लाइन ऑफ एक्शन किसी एक ही पॉइंट से होकर के जाता है, इसको हम कहते हैं संगामी बल। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करेंगे लामी थ्योरम के बारे में। देखो, अब हम बात करेंगे लामी थ्योरम के बारे में। लामी थ्योरम क्या कहता है कि लामी थ्योरम दो चीज़ों को डिफाइन करता है, दो चीज़ों पर बेस्ड है। नंबर फर्स्ट कि अगर कोई बॉडी है, जिस बॉडी पर लामी थ्योरम लगाएंगे वो नंबर एक कंडीशन पर है कि वो बॉडी क्या होनी चाहिए, बॉडी रेस्ट पोजीशन पर होनी चाहिए। ठीक है, बॉडी रेस्ट पोजीशन पर होनी चाहिए। और नंबर सेकंड क्या है कि बॉडी पर जो फोर्स अब लगेंगे, वो जो फोर्स लगेंगे वो फोर्स या तो कोलिनियर या फिर कंकरेंट
यह जो फोर्स होने चाहिए वो तो फिर कोलिनियर फोर्स हो या फिर कॉनकरेंट फोर्स, यानी कि ये तो संगामी बल हो, ठीक है, या फिर संरेखी बल हो। ये दो कंडीशंस अगर हैं कि अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है और उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो तो फिर कोलिनियर है या फिर कंकरेंट फोर्सेज हैं, अगर इतना है तो क्या लामियो थ्योरम क्या कहता है कि उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो फोर्स लगने वाला बल यानी कि फोर्स के सामने शेष दो फोर्स यानी शेष दो बलों के बीच के ज के अनुपातिक होगा। यानी ये स्टेटमेंट कहता है कि मान लीजिए जो लगने वाला फोर्स है, ठीक है, जैसे कि इस फिगर से हम देखेंगे, इस पर कोई ये फोर्स लगा है F1, ये फोर्स लगा है F2, ये फोर्स लगा है F3, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि जो लगने वाला फोर्स है F1, मान लीजिए हम F1 की बात करते हैं, ठीक है, F1 के सामने जो शेष दो फोर्स है, यानी F1 के सामने शेष जो दो फोर्स है F2 और F3 है, F3 के बीच के यानी ये जो बीच का एंगल है, इसको अगर हम अल्फा ले लें, F3 के बीच का जो एंगल, F3 के जो सामने जो F2 और F1 के बीच का जो एंगल है, इसको हम बीटा ले लें, और इसको हम गामा ले लेते हैं ताकि सीक्वेंस हमारा ना पकड़े, और F2 और F1 के बीच, F3 के जो बीच का है, इसको हम बीटा ले लेते हैं, ठीक है। लेने के लिए चाहे जैसे ले लीजिए, उसमें कोई फिक्स नहीं है, लेकिन सीक्वेंस ना चेंज हो इस वजह से मैंने उसको बीटा नहीं गामा लिया है, ठीक है। मान लीजिए F1 के सामने अल्फा और F2 के सामने बीटा और F3 के सामने गामा हो गया। यानी कहने का मतलब ये कि ये जो एक फोर्स F1 है, F1 के जो सामने जो शेष दो फोर्स है, उनके जो बीच का एंगल है, उनका अनुपात क्या होगा, एक समान होगा। F1 के सामने जो एंगल अल्फा है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो F1 फोर्स है, इसका जो अनुपात होगा F1 के सामने जो शेष दो फोर्सों के बीच का जो एंगल बन रहा है F2, वो बराबर होगा F2 के सामने F2 के सामने जो F1 और F3 के बीच का जो एंगल बन रहा है बीटा, वो बराबर होगा F3 के सामने जो F3 फोर्स है, उसके सामने जो बन रहा जो एंगल है F3 के सामने F2 और F1 के बीच का जो एंगल है गामा, ये क्या होंगे, ये आपस में अनुपातिक होंगे, यानी कि अनुपात में एक समान होंगे। हमारा लामियो थ्योरम ये कहता है कि जब किसी बॉडी पर तीन फोर्स या तीन से ज़्यादा तीन फोर्स लग रहे हों, ठीक है, तो फोर्सेस के जो सामने वाले जो फोर्स के जो सामने जो शेष दो फोर्स होंगे, उनके जो बीच का एंगल होगा वो क्या होगा, वो एक समान होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और इसका PDF आपको मिल जाएगा, आपको इसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।